आप देख रहे हैं न्यूज 21 मेरे साथ, और मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी, और मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं सुरेंद्र सोनी। राजस्थान में 13 नवंबर को 7 सीटों पर उपचुनाव होना है और ये भजन लाल सरकार की पहली बड़ी राजनीतिक परीक्षा होने वाली है। 7 में से केवल एक सीट यानी कि सलूम्बर सीट को छोड़ बाकी सभी सीटों पर बीजेपी के विधायक नहीं थे। भाजपा के पास उपचुनाव में खोने के लिए सिर्फ एक सीट है, लेकिन प्रतिष्ठा पूरी सरकार की दांव पर है। हालांकि हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो वहां जीत के बाद बीजेपी का मनोबल बढ़ा हुआ है। अगर उपचुनावों के पुराने इतिहास को देखा जाए तो उपचुनावों में हमेशा से ही कांग्रेस के पक्ष में रहा है। अगर सीटों के समीकरण की बात करें तो 2 सीटों पर बीएपी ने तो 1 पर आरएलपी ने समीकरण बिगाड़ दिए। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि उपचुनावों में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा फैक्टर ने पूर्वी राजस्थान की 2 सीटों पर भाजपा के समीकरण प्रभावित किए, तो वहीं कांग्रेस को एक हॉट मुद्दा भी दे दिया है। लेकिन टिकटों की घोषणा के बाद समीकरण और ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगे। और आज की इस चर्चा में हम 3 हाई प्रोफाइल सीट्स का जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 84 विधानसभा सीट की, और सुरेंद्र सोनी मेरे सहयोगी यहाँ पर मौजूद है मेरे साथ। सबसे पहले सुरेंद्र, आपके पास आते हुए 84 जो विधानसभा सीट है, किस तरह के इस पे समीकरण बैठते हैं और ग्राउंड पे क्या कुछ होगा, वो हमारे साथ तमाम हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, उनसे जानकारी लेंगे। सुरेंद्र। बिल्कुल हर्षिता, देखिए कि 7 सीटों पर जो है वो अब उपचुनाव का बिगुल पूरी तरीके से बच चुका है, यानी कि अब आचार संहिता भी लग चुकी है। इन तमाम चीजों को अगर देखें और इसके अगर उलट अगर हम देखें तो 84 विधानसभा सीट डूंगरपुर की एक ऐसी सीट है जिस पर कांग्रेस, बीजेपी और बीएपी पार्टी यानी कि भारतीय आदिवासी पार्टी, इन तीनों की साख, दाव, प्रतिष्ठा सब कुछ दाव पर लगा हुआ है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो 84 सीट है ये आदिवासी अंचल की बहुत बाहुल्य सीट है। लेकिन यहाँ पर लगभग आप 3 चुनाव की अगर हम बात करें तो इन 3 चुनावों में सबसे ज्यादा अगर जीत अगर किसी ने हासिल की है तो वो है बीएपी पार्टी। उसके अगर हम बात करें, राजकुमार रोत 2014 के इलेक्शन में भी वो जीते थे और 2018 के इलेक्शन में भी वो जीत चुके थे। अब अलग बात है कि वो अब सांसद बन चुके हैं, सीट खाली हो चुकी है। लेकिन जिस तरीके से बाप पार्टी के अगर वर्चस्व की अगर मैं बात करूं तो देखिए कि लगभग उस पार्टी को 11-12 महीने हुए हैं वर्चस्व में आए हुए चुनावी मैदान। लेकिन इन 12-13 महीनों में जिस तरीके से पार्टी उभर कर सामने आई, अब देखिए वर्तमान में उनके जो है वो 3 तो विधायक हैं, 1 सांसद है। अगर ये सीट भी अगर वो जीत जाते हैं तो उनके पास 4 विधायक हो जाएंगे, 1 सांसद हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर जिस तरीके से पूर्व अगर हम बात करें लोकसभा सीट की तो वहां पर गठबंधन हुआ था। लेकिन अब जिस तरीके से मैं यहाँ पर एक लाइन कहना चाहूंगा कि तूफान में अगर नाव हो तो कुछ सब्र भी आ जाए, साहिल पे खड़े होकर डूबा तो नहीं जाता। यही स्थिति कांग्रेस के साथ बनी हुई है। पहले इंडिया अलायंस के साथ में उन्होंने वहां पर गठबंधन कर दिया, सीट निकाल ली। अब कांग्रेस उस चीज से उलझ रही है क्योंकि अब लगातार जहां तक हमारे सियासी सूत्रों का ये कहना है कि अब बाप पार्टी और कांग्रेस दोनों में सिर्फ फुटबॉल सामने आ गया है। अब बाप पार्टी पहले कह रही थी कि समर्थन दे दो, अब कांग्रेस कह रही कि समर्थन देने की बारी आपकी है। ठीक है सुरेंद्र जी, आपसे ओपनिंग स्टेटमेंट ले लिया। हमारे साथ 84 विधानसभा डूंगरपुर से सादिक अली जुड़े हुए हैं, जो संवाददाता है हमारे। सादिक, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? जिस तरह से आप ग्राउंड में रहते हैं, किस तरह से जो जनता है उनका जो रुख है वो किस तरफ है, और साथ ही साथ अब उपचुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, तो किस तरह के समीकरण बैठ रहे हैं? क्योंकि आप ग्राउंड में रहते हैं, जनता से बातचीत होती है, तो किस तरफ उनका रुख है? ज्यादा रुझान था और जिस तरह से बाप पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की, इसके बाद से आज सुबह में जैसे कि 84 के लिए अनिल कटारा का नाम घोषित किया गया तो जो पोपट लाल खोकरिया था उसका नाम रह गया। लेकिन आज ये शाम तक ये चर्चा चल रही है कि जैसे पोपट खोकरिया को अगर टिकट नहीं दी गई तो कहीं ना कहीं बाप पार्टी को 84 से बड़ा नुकसान होने की संभावना है।
जी सुरेंद्र, सादिक अली, जैसे आप 84 विधानसभा सीट का हम जिक्र कर रहे थे, बाप पार्टी के कैंडिडेट की हमने बात की, जो पसंद है जनता की वो क्या लगता है? क्योंकि देखिए, अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो ताराचंद भागोरा और निमिषा भागोरा ये नाम सबसे आगे चल रहे हैं, पहली दूसरी पसंद की अगर बात करते हैं। भाई अगर हम बीजेपी की बात करें तो सुशील कटारा, और बाप पार्टी की बात कर रहे हैं तो पोपट खोखरिया या फिर अनिल कटारा। इन नामों को लेकर क्या सोचते हैं सुरेंद्र? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, अभी 9 महीने का वक्त हो चुका है भजन सरकार को। सबसे बड़ी चीज तो हर्षदा यहाँ पर ये देखने को आएगी कि जब आप जनता के बीच जाएंगे तो किन मुद्दों को लेकर के आप वोट मांगेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज कि सरकार को 9 महीने का वक्त बीत चुका है, सरकार इस वक्त अभी विदेशी दौरा कर रही है। अब उनके मंत्री कहाँ किस स्टेज पर हैं। हालांकि लगातार अभी जिस तरीके से राजस्थान प्रदेश प्रभारी भाजपा की अगर मैं बात करूं तो राधा मोहन दास अग्रवाल ने भी फटकार लगाई थी। इसके अलावा जो है वो बंसल यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी फटकार लगाई थी कि जिस तरीके से भाजपा जो रुचि दिखानी चाहिए थी वो रुचि अब तक पूरी तरीके से धरातल पर नहीं उतर पाई है। अब भले सरकार बड़े चाहे कितने बड़े दावे कर ले, चुनावी चाहे कितनी गोटियां फेंक ले, या यूं कहे कि चुनावी रेवड़ियां अगर बांटनी हो सरकार को तो वो भले बांट ले, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये कि 9 महीने में आपने सबसे बेहतर काम क्या किया है, आप जनता के सामने किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे, ये पहला सबसे महत्वपूर्ण होगा। दूसरी बात, अब देखिए कि वहां पर अगर मैं बीजेपी की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी से सुशील कटारा भी वहां पर हैं, महेंद्र बरजोड़ भी वो लाइन पर लगे हुए हैं। इसके अलावा महेंद्रजीत सिंह मालविया भी हैं, उनको भी वहां पर उतारने की बात चल रही है। इसके अलावा 3-4 नाम और हैं हर्षदा, जिन पर पार्टी दाव खेल सकती है। लेकिन वहां पर सबसे बड़ा सवाल ये होगा, जिस तरीके से बाप पार्टी ने युवाओं को जो बरगलाया है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त भील प्रदेश का भी उठ रहा है। निश्चित तौर पर यहां पर युवाओं को डाइवर्ट करने के लिए बाप पार्टी कोई भी पैतरा इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन अब बीजेपी के पास सबसे बड़ा जो ट्रम्प कार्ड था वो ये था कि 9 महीने की सरकार में अगर सरकार कुछ बेहतर काम करती तो वो मुद्दे जनता के बीच पहुंचते। अगर मैं बात करूं, अभी हाल फिलहाल की बात बता रहा हूं, भजन सरकार ने एक बहुत बड़ी योजना लॉन्च की है जिसका नाम है आपके ये गर्भधात्री महिलाओं के लिए जो एक योजना है जिसमें यह कहा गया है कि गर्भधात्री महिलाओं को 5 सोनोग्राफी होती है, जिसमें से 2 सरकार देगी, जिसको बोलते हैं मां वाउचर योजना, जो कि सबसे बड़ी हर्षदा योजना है सरकार की। अब धरातल पर देखिए आप कि जो मां वाउचर योजना है वो सिर्फ एक वाउचर मिल पा रहा है गर्भधात्री महिलाओं को, जबकि सरकार ने बड़े मन से क्या कहा था कि गर्भधात्री महिलाओं की 5 सोनोग्राफी होगी, जिसमें से 3 गवर्नमेंट में होगी, 2 प्राइवेट में होगी। लेकिन हो क्या रहा है धरातल पर, कुल मिलाकर के यह है कि अभी ब्यूरोक्रेसी पूरी तरीके से हावी है। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि यहाँ पर बीजेपी को बहुत बड़ी मेहनत की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हमारे साथ मुनीश अरोड़ा जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ 21 में। सर, जिस तरह से सुरेंद्र ने कहा और सादिक अली ने भी बताया कि जो बाप पार्टी है, क्योंकि हर सीट पर हम त्रिकोणीय मुकाबला देख रहे हैं, क्या बाप पार्टी फ्रंटलाइन में अब दिखाई दे रही है और जो तमाम इक्वेशन है इन उपचुनावों की वो बिगाड़ सकती है? आपके जो वहाँ पे ट्राइबल एरिया में कोई दो राय नहीं है। मैंने अभी 2-3 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये पूछा था भारतीय जनता पार्टी के ने जो मंत्री आए थे, जलदाय मंत्री, क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई टूल है राजकुमार रोत की रणनीति का? क्योंकि जो राजकुमार रोत की रणनीति ट्राइबल एरिया में है वो बहुत ही इफेक्टिव है यूथ के अंदर, और यूथ वहां का एक ऐसा मास है जो कि पूरे चुनाव को प्रभावित करता है। जो मेरे भाई ने अभी बात की थी बिलिस्तान की, वो बात बिल्कुल सही है कि यूथ के अंदर ये बिलिस्तान की मांग को फैलाया जा रहा है। इससे पहले मन्नालाल रावत ने भी एक पत्र लिखा था मुख्यमंत्री को कि ये जो बात कही जा रही है गोविंद गुरु के हिसाब से कि वहां पे ऐसा उनका चोपड़े में लिखा हुआ है कि ये अलग प्रदेश बनना चाहिए, वो बात गलत है, ऐसा कोई बात नहीं हुई थी। आपको एक चीज और बता दूं मैं कि अभी राष्ट्रपति महोदया भी आई थी यहाँ पे मानगढ़ में और पूरी एक सभा हुई थी। उसके पीछे भी लॉजिकली तो ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति चुनाव में नहीं होती है, मगर भारतीय जनता पार्टी ने क्योंकि गोविंद गुरु की बरसी आने वाली है और मानगढ़ धाम पे जो नरसंहार हुआ था उसकी बरसी आने वाली है,
15 नवंबर को, उस समय पे क्योंकि चुनाव आचार संहिता होगी, उससे पहले ये प्रोग्राम किया जाना जरूरी था, क्योंकि उस समय 15 नवंबर को नहीं कर सकते। तो उसके पीछे भी यही बात थी कि ट्राइबल्स को ये बताया जाए कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ट्राइबल के साथ जुड़ी हुई है, मगर जो हालात इस समय पैदा हो गए हैं ट्राइबल एरिया में, उसमें राजकुमार रोत की रणनीति का कोई भी तोड़ ना तो कांग्रेस के पास है, ना भारतीय जनता पार्टी के पास है। मनजीत सिंह मालवीय की जिस तरह से हार हुई और जो अन्य जगह पे कांग्रेस आ रही है, उसका क्या कारण है? राजकुमार रोत ने जो अपनी रणनीति 84 और सब जगह पे बनाई है, और जिस तरह से, आपको एक चीज और बता दूं कि जब चुनाव होता है और रात में जो स्थितियां वहां मेरे भाई लोग ज्यादा अच्छा बता सकते हैं जो 84 से है और डूंगरपुर से है, कि क्या उस ट्राइबल में पुलिस कार्रवाई कर सकती है सड़कों पे जिस तरह का उद्यम होता है? ठीक है, सादिक नहीं होता। जी बिल्कुल सर, सादिक पूरी तरह जवाब ले लेते हैं। सादिक अली, जिस तरह से सर कह रहे हैं, मुनीश अरोड़ा जी कह रहे हैं कि आप ग्राउंड पे रहते हैं, किस तरह की जो ये रात की बात बता रहे हैं, ये आप ग्राउंड पे रह के क्या कुछ आप देखते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाता है। सादिक अली, आवाज पहुंच पा रही है? सादिक अली, आपके पास आवाज पहुंच पा रही है मेरी? ठीक है, सादिक के पास मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। सर मुनीश अरोड़ा जी वापस से आपके पास, बिल्कुल मुनीश जी वापस आपके पास लौटते हुए, अगर हम गठबंधन की बात करें, गठबंधन पर किस तरह से कांग्रेस पार्टी और बाप पार्टी और साथ ही साथ बीजेपी की अगर बात करते हैं, तो क्या फायदा मिलेगा अगर कांग्रेस पार्टी और बाप पार्टी अलग लड़ती है तो? क्योंकि तमाम तरह के जो बयान है वो जारी है कि हम लोग, हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि हमको समर्थन की जरूरत नहीं, और तमाम जो अलग अलग नेता है कांग्रेस पार्टी के वो अलग बयान दे रहे हैं। तो गठबंधन को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? समीकरण बिगड़ेंगे? बिल्कुल सही पूछ रही है आप। बिल्कुल हालात है गठबंधन को लेकर के, क्योंकि जो रीजनल इलाकों में जो पार्टियां काम कर रही है, छोटे छोटे इलाकों में, चाहे हनुमान वैली वाले हो, चाहे राजकुमार रोत हो, ये जो बाप पार्टी हो या जो पार्टी, ये पार्टी अपने अस्तित्व को बढ़ाना चाहती है, मगर कांग्रेस की मजबूरी है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के पास खोने को क्या है? एक ही सीट, अमृतलाल मीणा की, उसके अलावा तो और कोई सीट पे चुनाव है ही नहीं, और जो कुछ है वो 4 सीटें तो कांग्रेस के पास है। तो कांग्रेस के लिए मजबूरी ज्यादा है, क्योंकि उसको रिटेन करना है, अपने को रीगेन करना है, सीटें बचानी है, उसकी साख दांव पर लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही है कि हम सब जीतेंगे, मगर जीतेंगे कैसे? क्योंकि जो बात भाई ने सदीकी ने की थी कि जो काम होना चाहिए था, या जो सुरेंद्र जी ने जो बात कही कि जो ग्राउंड लेवल पे काम होना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी वो करने में असफल रही है। मगर भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खूबी एक है कि वो कैडर बेस्ड पार्टी है, वो कैडर बेस्ड पार्टी होने से उसका लाभ, और जो संघ ने काम किया हुआ है ट्राइबल एरिया में, उसका बहुत बड़ा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर राजकुमार रोत की जो रणनीति यूथ के बीच में चल रही है, और जिस तरह से बलिस्तान की मांग या और मांग वो उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं मुनीश जी को यहाँ पर रोकना चाहूंगा। मुनीश जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। हर्षदा, जिस तरीके से आप देखिए कि अगर 84 सीट पर अगर वहां कोई नया कैंडिडेट अगर आ जाए, क्योंकि देखिए हमेशा बीजेपी क्या है, पुराने पैतरों पर अपना दाव खेलती है, लंगड़े घोड़ों पर दाव खेलती है। तो अब जो यूथ है, वर्तमान की जो यूथ जनरेशन है, वो नए चेहरों को चाहती है, पढ़े लिखे चेहरे को चाहती है। उनको पता है कि पढ़ा लिखा चेहरा है, वो कोई ना कोई किस तरीके से अपनी रणनीति बनाएगा और कुछ ना कुछ करेगा। हाल ही में देख लो, अगर हम बात करें रविंद्र सिंह भाटी की बात कर ले, राजकुमार रोत की बात कर ले, तो ये जो यूथ है, इसके अलावा अगर हम बात करें कांग्रेस की जो प्रत्याशी रही है, उनसे भी अगर हम बात करें तो तमाम चीजें साथ नजर आती है। लेकिन हर्षदा, फटाफट हम चर्चा कर लेते हैं देवली उनियारा सीट पर। बिल्कुल, देखिए उपचुनाव की वजह देवली उनियारा सीट, ये भी हाई प्रोफाइल सीट है, और सचिन पायलट समर्थक कांग्रेस विधायक हरीश मीणा के टॉक सवाईमाधोपुर सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई, इसलिए इस सीट पर उपचुनाव होना है। और इस सीट की अगर हम बात करते हैं सुरेंद्र, तो लगातार अगर हम 2 बार से देखते आ रहे हैं तो कांग्रेस जीत रही है, क्योंकि लगातार हम कांग्रेस पार्टी का जिक्र इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि उपचुनाव जब भी होते हैं तो हमेशा कांग्रेस पार्टी के ज्यादातर ये पक्ष में रहता है चुनाव, और इस बार भी शायद तस्वीर यही दिख रही है। हालांकि कुछ भी हो सकता है,
क्योंकि सियासत है, ये राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण है। अब उपचुनाव में दोनों ही पार्टियों के बीच मुख्य मुकाबला होने के आसार हैं। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो हरीश मीणा के परिवार या फिर उनके समर्थक नेता टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। इस सीट पर क्या समीकरण बैठते हैं और उम्मीदवार की अगर घोषणा की जाती है तो कौन वो उम्मीदवार हो सकते हैं, जनता की पसंद कौन है, वो हम हमारे संवाददाता से जानेंगे। लेकिन सुरेंद्र, समीकरण क्या कहते हैं वो बताइए। देखिए हर्षिता, समीकरण बिल्कुल साफ है। यहाँ पर देखिए कि अब तक बाप पार्टी तो सिर्फ सलूम्बर और 84 तक सीमित थी, लेकिन अभी हाल ही में जिस तरीके से कांग्रेस और बाप पार्टी में जो सिर्फ फुटबॉल सामने आया है, अब राजकुमार रोत ये कह रहे हैं कि अगर आप हमें समर्थन दे देते हो सलूम्बर और 84 सीट पर, तो हम जो है वो देवली उनियारा सीट पर हमारा दावेदार नहीं उतारेंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस यहाँ पर किसी प्रकार का कोई गठबंधन करेगी। तो मुझे लगता है कि इस सीट पर भी हर्षदा त्रिकोणीय मुकाबला होगा। अगर हम फटाफट कांग्रेस की बात कर ले, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है और उस वक्त के तगासे को देखते हुए कांग्रेस की तरफ से जो अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, एक यहाँ पर सर्वे हुआ था और उस सर्वे के अंदर सबसे पहला अगर कोई पसंदीदा नाम आया है तो नरेश मीणा का आया है। इसके अलावा अगर बात करें तो वहाँ पर प्रहलाद गुंजल को भी यहाँ पर मौका मिल सकता है। इसके अलावा जसराम मीणा को भी मिल सकता है, धीरज गुर्जर को भी मिल सकता है। तो कांग्रेस के तो ये चेहरे हैं जिन पर कांग्रेस पार्टी दाव खेल सकती है। बीजेपी किस पर दाव खेले? अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी में देखिए कि यहाँ पर सबसे पहले तो जो स्वर्गीय किरोड़ीलाल बेसला, उनके पुत्र विजय बेसला है, प्रभुलाल सैनी है। इसके अलावा यहाँ पर 2-3 और चेहरे हैं जिन पर बीजेपी दाव खेल सकती है। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि देवली उनियारा सीट पर क्या लोगों के बीच में क्या जातिवाद फैक्टर काम करेगा, या फिर पसंद पार्टी फेवर में ये चेहरा जाएगा, या फिर जो परिपाटी चली आ रही है उस पर बीजेपी पार्टी दाव खेलेगी। ये 3 चीज बड़े महत्वपूर्ण होंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए सचिन पायलट का एक वो तूफान हमने वो देखा था कि जिस तरीके से उन्हें राजस्थान से दरकिनार किया गया, उनको छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया, लेकिन फिर भी सचिन पायलट इस पूर्वी राजस्थान में अगर हम बात करें तो यहाँ पर अपना दबदबा उन्होंने बना करके रखा। ठीक है, हम इसकी भी चर्चा करेंगे। राजेश हमारे साथ देवली उनियारा जो ग्राउंड रिपोर्ट और ग्राउंड पे रहते हैं, कवर करते हैं देवली उनियारा को। राजेश, क्या कुछ समीकरण बैठते हैं? कैंडिडेट्स की अगर बात की जाए, अगर और जनता की बात की जाए, तो कौन से ऐसे वो लोकल मुद्दे हैं? बिल्कुल हर्षिता, मैं बता दूं, देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव का आज जो था नामांकन भरने का दूसरा दिन है। दूसरा दिन जो है, अब तक दोनों दिनों में अपन बात करें दोनों दिनों की, तो अभी तक किसी का भी एक भी फॉर्म नहीं आया है। प्रशासन की जो है लगातार जो तैयारियां है वो पूरी जो कर ली गई है। 11 से 3 बजे तक का नामांकन का टाइम रहता है। हालांकि पहले दिन की अपन बात करें तो पहले दिन जो है 7 फॉर्म जो वो गए थे पहले दिन, कल की बात करूं, वही आज नामांकन का दूसरा दिन था। आज भी 9 फॉर्म कैंडिडेट लेकर के गए, यानी कि 2 दिन में टोटल मिला करके 16 फॉर्म। ठीक है, राजेश, नामांकन की बात तो हो गई, यहाँ पर उम्मीदवारों की, कैंडिडेट की, और जो जनता के मुद्दे हैं कि कैंडिडेट किन मुद्दों को लेकर उतरेंगे, किन मुद्दों पर वोट मांगेंगे, उसकी यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी दें। जी बिल्कुल, मैं बता दूं, यहाँ की जनता का जो है मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि लोगों की जगह जगह चर्चा ये चल रही है कि स्थानीय उम्मीदवार अगर हो तो ज्यादा बेटर होगा। बात ये सबसे ज्यादा तो ये चल रही है। अब बात अपन कांग्रेस की करें या बीजेपी की करें, दोनों में से वही स्थानीय उम्मीदवार की बात आई है जी। और अगर देखिए हम सुरेंद्र, हम भी अगर देवली उनियारा सीट की बात करते हैं तो हम हरीश मीणा की बात करते हैं, जो सांसद बन चुके हैं, इसलिए सीट खाली हुई है। कांग्रेस का दबदबा इस सीट पर ज्यादा देखा जाता है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी के लिए इन 7 सीटों पर, अभी फिलहाल हम देवली उनियारा का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लिए मुसीबतें हैं? देखिए, मुसीबत तो कुछ नहीं है। बीजेपी देखिए कि हमेशा से बीजेपी नया प्रयोग करती है। अर्चिता, ये आपने हर चुनाव में देखा है, चाहे वो नया फॉर्मूला जरूर बनाएगी। यस एग्जैक्टली, वो नया फॉर्मूला यही है कि जो ERCP योजना, देखिए कि इन चुनावों में, इन 7 सीटों के उपचुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कैंपेनिंग करने के लिए उतर रहे हैं, JP नड्डा कैंपेनिंग करने के लिए उतर रहे हैं, अमित शाह कैंपेनिंग करने के लिए उतर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक छिटकटाहट जिसको कह सकते हैं, क्योंकि ऊपर लेवल तक भी पता है कि 9 महीने में सरकार ने क्या किया, वजन सरकार ने,
और उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है। देखिए, हालांकि जब यहाँ पर BL संतोष की रिपोर्ट भी आला कमान को गई है, इसके अलावा भाजपा प्रदेश प्रभारी जो राधा मोहन दास अग्रवाल है, उनकी भी यहाँ से रिपोर्ट आला कमान तक गई है। मंत्रियों में जिस तरीके से जो कटाछटी का जो खेल चल रहा था और जो उनका फीडबैक लोगों के बीच से नहीं आया, तो वो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन हो सकती है। लेकिन जब यहाँ पर नरेंद्र मोदी, मुझे लगता है कि झुंझुनू, देवली उनियारा और दौसा, इन 3 सीटों का जो मेन सेंटर होगा वो जयपुर होगा अर्चना, और यहाँ पर नरेंद्र मोदी सभा करेंगे और इस सभा में यहाँ पर ERCP और इसके अलावा जो है वो PKC योजना, इसका यहाँ पर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करते हैं। वक्त की कमी है सुरेंद्र जी, तो हम शंकर के पास चल के अगली सीट का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि 7 सीटें हैं और हर सीट पे जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। शंकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, सलूम्बर सीट पे क्या समीकरण, ग्राउंड पर क्या कुछ आप देखते हैं, जानकारी दें। शंकर, शायद आपने ऑडियो म्यूट कर रखा है। शंकर, आपने शायद ऑडियो म्यूट कर रखा है। शंकर, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? ठीक है, शंकर की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मुनीश अरोड़ा जी के पास आते हुए, सर, सलूम्बर सीट की अगर हम बात करते हैं, हाई प्रोफाइल सीट, और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की बात करें तो रघुवीर सिंह मीणा, बीजेपी की बात करें नरेंद्र मीणा, और बाप पार्टी, क्योंकि देखिए हर सीट पर बाप पार्टी का जिक्र जरूर हो रहा है और ये बिल्कुल तय माना जा रहा है कि बाप पार्टी समीकरण भी बिगाड़ेगी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के लिए हो या बीजेपी के लिए हो। किस तरह से आप समझाएंगे इस बारे में जानकारी? आप सही कह रहे हैं आप। जो सलूम्बर सीट है उसमें बाप पार्टी ने अपनी बढ़त बना ली है। जितेंद्र कटारा को वहां पे घोषित कर दिया कैंडिडेट। बिल्कुल, जितेंद्र कटारा का नाम आ चुका है, बहुत स्पष्ट रूप से आ चुका है। उन्होंने पिछली बार 3rd नंबर पे रहे थे और 50,000 से ज्यादा वोट लिए थे। नंबर 1। नंबर 2, रघुवीर मीणा ने सलूम्बर जिला बनवाया अशोक गहलोत से। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के अमृतलाल मीणा ने जो स्ट्रेटेजिकल जो स्थिति रही उसके आधार पर अपना सीट निकाली थी, और कांग्रेस के अंदर जो रेशमा मीणा और उनकी जो लड़ाई चली थी उसके कारण से रघुवीर मीणा को बहुत बड़ा सेटबैक लगा था। तो रघुवीर मीणा का अब पॉलिटिकल कैरियर भी दांव पर लगा हुआ है। रघुवीर मीणा अगर कांग्रेस के अंदर के हालात को अगर समझ लेंगे तो सीट निकालने में काफी हद तक कामयाब हो सकते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी फिर वापस संपत्ति लहर के आधार पर अमृतलाल मीणा के लड़के को वहां से चुनाव में उतारने के मूड में है। ये तो एक तरफ का एक पहलू है। जो पिछली चर्चा थोड़ी देर पहले आपने सबने कही थी कि क्या स्ट्रेटेजी रहेगी भारतीय जनता पार्टी की, तो विकास से वोट कम आता है, ये जनरली लोगों का परसेप्शन है। अब की बार एक नया नारा चल पड़ा है, बटेंगे तो कटेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो अब की बार 7 उपचुनाव जो सीटें हैं, उपचुनाव की 7 सीटें का वो बटेंगे तो कटेंगे। और राजस्थान में बटने का जो स्ट्रेटेजी है उसको भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से जानती है, और भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही है कि अगर उसने 30 से 40% वोट शेयर को जो अपना रिटेन कर लिया और थोड़ा सा गेन कर लिया तो वो सीटें निकालने में काफी हद तक कामयाब होंगी। मगर अभी भजनलाल सरकार को 1 साल पूरा नहीं हुआ है, तो जो उन्होंने अपने जो साल भर की उपलब्धियां हैं या 11 महीने की उपलब्धियां हैं उसको जनता के बीच में पहुंचाने के लिए मंत्रियों को फील्ड में उतार दिया है। उसको लेकर के पूरे राज्य में मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और इसी संबंध में उदयपुर में भी जो भूजल मंत्री चौधरी जी, कैलाश चौधरी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्योंकि एक सिनेरियो है जिसको भारतीय जनता पार्टी स्ट्रेटेजिकली पूरा कर रही है। तो जो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी है वो अन्य पार्टियों से बहुत आगे है, मगर बाप पार्टी का जो उन्मादी माहौल है उनके बीच में थोड़ा भी भारतीय जनता पार्टी ढूंढ नहीं पाई है, क्योंकि कांग्रेस ने 70 साल तक राज किया। जैसे आपने 84 की बात की, तो 84 में सांगवाड़ा साइड से भिखारी भाई के
जी मुनीर जी बोलिए। भाई का परिवार बहुत ज्यादा प्रभावी रहा है, या कटारा फैमिली बहुत ज्यादा प्रभावी रही है, मगर उन लोगों के बीच में जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर के फ्रैक्शन चला, वो नीचे तक चला गया। उस जो नीचे तक ग्राउंड रूट तक जो कांग्रेस की गुटबंदी है वो नीचे तक गई। अगर कांग्रेस उससे पार निकल जाती है या उसको ओवरकम करती है तो कांग्रेस भी स्थिति को मजबूत करेगी। हालांकि गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्ष है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह तो गुटबंदी से बाहर आया जाए, मगर कांग्रेस ने जो 70 साल में हालात पैदा किए पार्टी के अंदर, उससे गुटबंदी का जो माहौल है वो इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। और भारतीय जनता पार्टी पूरे आरएसएस के बल पर, जहां उसका एक कमिटेड वर्कर है, कमिटेड वोट बैंक है, कमिटेड लोग हैं और कमिटेड आइडियोलॉजी है, उसके दम पर इन 7 सीटों पर अपना झंडा गाड़ने की कोशिश करेगी। मगर नवंबर में रघुवीर मीणा एक सशक्त दावेदार है। रघुवीर मीणा के लिए पॉलिटिकल सर्वाइवल का प्रश्न है और पार्टी में अशोक गहलोत के भी नजदीक रहे। एक चीज और बता दूं मैं आपको कि महेंद्र जी को जो इनकी सेंट्रल कमेटी है उसमें लाया गया था रघुवीर मीणा को हटा करके केंद्रीय जो कमेटी है कांग्रेस। मगर ठीक है सर, एक और आपसे सवाल रहेगा, सुरेंद्र जी के पास में आऊंगी सर। एक और आपसे सवाल ही रहेगा कि अब जब बाप पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है तो फिर अगर हम गठबंधन की लगातार जो चर्चाएं थी तमाम हम लोगों के मन में गठबंधन को लेकर सवाल था, तो अब तो इस पे विराम लगता हुआ कहीं ना कहीं नजर आएगा क्योंकि उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बिल्कुल सही है। गठबंधन को लेकर का तो पहले भी हालात आपने देखे थे, क्या हुआ था बांसवाड़ा सीट पे जब संसद के लिए चुनाव तो क्या किया था भाजपा पार्टी ने, कांग्रेस के कैंडिडेट को हाईजैक करवाया और उसके बाद आप कह रहा मैं अभी लड़ रहा हूँ नहीं लड़ रहा हूँ, जब तक फोन आते रहे उसने नाम वापस नहीं लिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर अरोड़ा जी। अब सुरेंद्र जी आपके पास आते हुए देखिए, हमने 3 सीटों का जिक्र किया, चाहे वो सलूम्बर हो, 84 विधानसभा सीट हो, देवली उनियारा हो, तीनों के समीकरणों का हमने यहाँ पर चर्चा की। आखिरकार जो मुद्दे हैं, बिल्कुल शॉर्ट में इसका आप उत्तर दीजिएगा, जो जनहित के मुद्दे हैं, जो तमाम यहाँ जनता के मुद्दे हैं, और साथ ही साथ जिस तरह से त्रिकोणीय मुकाबला हम सीटों पे देख रहे हैं, गठबंधन की चर्चा हो रही है, कौन सी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स, कौन सी स्ट्रॉन्ग पार्टी आपको नजर आ रही है, और साथ ही साथ राजस्थान की तस्वीर भी बदलेगी इन उपचुनावों के परिणामों से, ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल, देखिए हर्षदा, सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और सवाल के पीछे सिर्फ और सिर्फ सियासत इतनी सी छिपी हुई है कि पहले तो जो है वो पार्टियां चश्मा दान कर देती हैं और फिर आंखें छीन लेती हैं। अब देखिए कि तीनों सीटों पर जहां तक अभी तक, क्योंकि चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन जहां तक मेरा जो राजनीतिक विश्लेषक का जो मेरा दायरा रहा है और जहां तक मैं इन सीटों पर घुमा भी हूं, देखा भी है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 2 सीटों पर कहीं ना कहीं बाप पार्टी बढ़त बनाएगी, क्योंकि बाप पार्टी युवाओं को बरगलाने में, ट्रैक पर उतारने में, वो पूरी तरीके से उन्हें सारे मंत्र, उन्हें पता है कि किस मंत्रों से वो चुनाव जीतेगी। लेकिन अगर मैं पूर्वी राजस्थान की एक सीट की अगर मैं बात करूं, देवली उनियारा, तो यहाँ पर निश्चित तौर पर मुझे अरसदा लगता है कि कांग्रेस इस सीट को अपने कब्जे में लेगी, क्योंकि यहाँ पर सचिन पायलट का अपना एक अलग दबदबा है और सचिन पायलट यहाँ पुरजोर तरीके से जनता के बीच में बने हुए हैं। तो मुझे लगता है कि 2 सीटों पर बाप पार्टी कहीं न कहीं बढ़त बनाएगी। अगर यहाँ पर थोड़ा सा अगर 19-20 का अगर कोई चक्र होता है तो सलूम्बर सीट फिर से बीजेपी के काबिज हो सकती है, नहीं तो बाप 84 सीट पर अपनी यथावत स्थिति में बनी हुई है। और आखिरी चीज मैं यही कहना चाहूंगा कि कुल मिलाकर के ये जो चुनाव है, इन चुनावों से राजस्थान की दिशा और दशा दोनों तय हो जाएगा, क्योंकि पता नहीं दिल्ली से कब पर्ची आ जाए। क्योंकि अगर इस 7 सीटों में से अगर बीजेपी अगर 2 सीट भी अगर लेकर के नहीं आती अर्शदा, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा शनि कुंडली मार करके बैठ जाएगा और दिल्ली से पर्ची आ जाएगी और राजस्थान को एक हो सकता है कि भावी मुख्यमंत्री कोई नया चेहरा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये बहुत बड़ी बात से आपने इस चर्चा का एंड किया है, क्योंकि नया मुख्यमंत्री शायद देखने को मिल सके। और सबसे बड़ी बात ये कि आने वाले वक्त में और भी राज्यों में चुनाव है और असर जरूर डालते हैं ये सब चुनाव। तो आप सभी को बता दें कि राजस्थान में 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है, सियासी पारा गर्म है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरएलपी हो, बाप पार्टी हो,
सहित सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं और अपने अपने दावे भी ठोकते दिख रहे हैं। नेताओं की बयानबाजी और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, लेकिन जो भी परिणाम हो, राजस्थान की सियासत और तस्वीर पर गहरा असर डालेगा। और क्या कुछ परिणाम होंगे, ये देखना भी काफी दिलचस्प होने वाला है। चलिए, आज के लिए इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र, मेरे सहयोगी, मेरे साथ जुड़ने के लिए। और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए News 21। नमस्कार।